जाओ वहाँ बेगम साहिबा होंगी, उनसे पापड़ लेकर जाओ। तो बीरबल के बच्चे जाते हैं अकबर के महल में, तो वहाँ पे बेगम साहिबा से बोलते हैं पापड़ दे दो। कहाँ से? वो बीरबल के, ठीक ठीक ले जाओ। लौट कर आते थे, अरे तुम इतने से लेकर के आए, देख तो सही तुम कहाँ लेने गए थे? अकबर के दरबार में, अकबर के महल में गए थे, और लेकर के आओ। फिर से जाते हैं, रानी साहिबा पापड़ और चाहिए। पिताजी ने कहा पापड़ और लेकर के आओ, और दे देती, लेकर पूरे ले जाओ, चलो चलो। अरे तुम फिर लौट करके आ गए, तुमने इतना भी देखा, किससे मांगने गए थे? तुम लोग के हाथ छोटी है, इसका मतलब नहीं था तुमकी मांग भी छोटी हो, और लेकर के आओ, अभी और देंगी थोड़ा सा। वापस से फिर जाते हैं, रानी साहिबा पापड़ और दे दो। बोले बेटा आप लोग के सामने मैं पहले कहा था ना पापड़ खत्म हो चुके हैं, हमारे सामने पूरा डब्बा खा के दे दिया था। नहीं, पिताजी बोल रहे हैं और लेकर के आओ। बोले नहीं है, पिताजी बोलते हैं खत्म हो गए। वापस लौटे करते हैं, वो खत्म हो गए थे। नहीं नहीं, तुमने अच्छे से नहीं मांगा होगा। रानी साहिबा अपने दरबार में जाने के बाद किसी को मना नहीं करती, फिर से जाओ। बच्चे पर जाते हैं, रानी साहिबा पापड़ और दे दो ना। बोले बेटा आना तो कभी इतनी में अकबर आ जाता है, क्या हो गया? अरे ये बीरबल के बच्चे हैं, बार बार पापड़ मांगने आए, 2 बार तो मैंने दे दिए, तीसरी बार फिर आ गए, निकाह खत्म हो गया, सामने दे दिया, इसके बाद फिर कहने लगे। तो अकबर बोले बीरबल को बोल देना हम लोग मना क्यों करेंगे, हम तो दीन इलाही धर्म चलाते हैं, इसमें और हमारे अकबर वो भी बीरबल की मना करते हैं, उनके बच्चों के लिए मना करेंगे, खत्म हो गया बोल देता। वापस बोलते बोले हम तो जहाँ बनाने भी बोल दिया, पापड़ खत्म हो गए। अरे जहाँ बना पक्का है, तुमने अच्छे से बनाने की, वापस से जाओ। बोले जहाँ बना पापड़ दे दो ना। फिर से दिया, बोलते ना नहीं है ना। फिर लौट के आए, बोले क्या हुआ? बोले डांटने लगे, डांटा इसलिए है तुमने एक बार में लौट कर, बार बार रोकोगे ना तो डांटेगे नहीं, दे देंगे। फिर गए, खड़े रहे, जब तक आप पापड़ नहीं दोगे हम नहीं जाने देंगे, पापड़ दे दो ना, पापड़ दे दो ना, ऐसे करते रहोगे। अब तो परेशान हो, 2 रात डांटते चले जाए यहाँ से। लौट करके आ गए, बोले ठीक है आज मत जाओ। अब सुबह सुबह टहलने के बहाने हर बजे निकली, बच्चों को बोल दिया अब जाके पूछो, सुबह ठंडा हो गया तो तब दे दिया, पापड़ दे दो ना, पापड़ दे दो ना। ऐसे करते करते जहां से अकबर निकले वहां से पापड़ दे दो ना, पापड़ दे दो ना, आवाज आने लग गई। इतने में अकबर परेशान हो गया, बोला क्या बेवजह रख दे, क्या हो गया? तुम्हारे बच्चे हैं कि शैतान? मैंने ना रखा पापड़ दे दो ना, कुछ भी पापड़ में पापड़ देता हूँ क्या? बोले जहाँ पर ना मैं तो आप पापड़ तो नहीं देते, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब तो दे सकता हूँ। बोले क्या? आपने पूछा ना खिड़कियाँ होती हैं, एक ही विषय पर जब बार बार हम अपने आप को बनाए रखते हैं तो उस सर्कल से जब बाहर नहीं निकल पाते, उसी से चिढ़ पैदा होती है। ओवर थिंकिंग ओवर नहीं होती, थिंकिंग तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब हम विषय नहीं बदल पाते, उसी की थिंकिंग का नाम ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट चिढ़ के रूप में होता है। इससे यदि आप बचेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला बस एक तो और ले लें, बाकी सेम बात में ले लेंगे। हमारे अंदर संवेदनशील प्रकट है, यह मानना नहीं करता हमारी पूरी होती है, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आती, हमारे अंदर संवेदनशील नहीं। 4 पैरामीटर्स हैं, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रसन्न मतलब कषायों की बंधता, संवेग मतलब संसार से भीति लगना, भय लगना, संसार से प्रीति नहीं, संसार से भीति। अनुकंपा का मतलब दया करना नहीं, दया करना के साथ किसी की पीड़ा में अपनी पीड़ा जैसा कांप उठना, इसका नाम अनुकंपा है। और आस्तिक जैसा कहा गया है वो किसी लाग लपेट के बगैर कहा गया है, उसको स्वीकार करना, शंका नहीं करना कि ये क्या है, बल्कि अपने अल्प ज्ञान पर तरस खाना कि कितना छोटा अल्प ज्ञान है कि उन्होंने तो जान करके लिख दिया, हम लिखे हुए को पढ़ नहीं पा रहे। हम कई बार उल्टा समझते हैं, अरे सर कहाँ नरक कहाँ, दिखते तो है नहीं है। ये तुम्हारी आंखों की कमजोरी है, ये तुम्हारे ज्ञान की कमजोरी कि तुम उनको समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, ना कि उनके लिखने की कमजोरी है। उन्होंने तो चलाकर 3 लोग को
अपने दर्पण में झलका लिया है, तब जाके वो लिखा है। और लिखने के पहले सत्य महाव्रत को पाल लिया है, तब जाकर डंडे की चोट पर लिखा है। हम उन पर शंका करते हैं, और वो सारे के सारे साइंटिस्ट जिन्होंने आपस में एक दूसरे को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट किया। आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इन चारों खगोल वैज्ञानिकों ने आपस में एक दूसरे की इतनी बढ़त की, इतनी उतारी, इतनी फजीती की कि जितना कोई नहीं करता। लेकिन हम चारों को सर माथे उठा के बढ़ते हैं, क्यों? वो वैज्ञानिक है। क्या वैज्ञानिकों का झूठ बोलने का दिया है? और जिस डार्विन थ्योरी को आप सुन करते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोला डार्विन ने? कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है ना? डार्विन के बेटे ने डार्विन के रहते हुए और डार्विन के मरने के बाद कहा, मेरे पिता ने ऐसा कहा ही कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है। लेकिन डार्विन के नाम से थ्योरी चल रही है, दो थ्योरी, सर्वाइवल थ्योरी और फिटेस्ट, ये वाली भी है, और मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है। ये दोनों बातें डार्विन ने नहीं कही, इसके प्रमाण हमारे पास लिखित में रखे हुए हैं। उसके बेटे ने कहा कि मेरे पिता ने ऐसा नहीं कहा था कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ था। मेरे पिता ने ये कहा था कि मनुष्य के और बंदर के पूर्वज एक जैसे होते हैं। देखना, मनुष्य के और बंदर के पूर्वज एक जैसे होते हैं, ना कि मनुष्य और बंदर के पूर्वज एक होते हैं। अंतर है कि नहीं? एक जैसे और एक, इसमें अंतर है कि नहीं? भैया सारे जीवों के पूर्वज उन जैसे होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उसने यदि मान लो मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है, तो भले ये बिना पूंछ के बंदर यहाँ पर आ गए, फिर पूंछ वाले बंदर क्यों रह गए? वो अविकसित बंदर क्यों है आज? जब सारे बंदर मनुष्य बन चुके हैं, तो फिर पूंछ वाले बंदर रह कैसे गए? ये सब फ्रॉड बातें हैं। और दूसरा, थॉमस अल्फा एडिसन, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया है ना, और हर व्यक्ति अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि देखो एडिसन ने कितनी अच्छी बात कही कि मैंने उस बल्ब को इन्वेंट करने के लिए 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके इजाद किए जहां जाने पर फेलियर हाथ लगती है। ऐसा कहते हैं ना। थॉमस अल्फा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया ही नहीं, इसके पहले बल्ब बन चुका था, उसने उसके फॉर्मूले को चोरी किया और पेटेंट करा लिया, और आज हम एडिसन के नाम से जानते हैं कि उसने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले वैज्ञानिक को हम सत्य मान के उठा के बैठते हैं, और जिन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करने के बाद साधना की, और साधना के अमृत के रूप में केवल ज्ञान पाया, उस केवल ज्ञान की बात को जब हम ग्रंथों में लिखा पाते हैं तो शंका करती कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? उनसे कभी पूछा कि ऐसा क्यों? किस आधार पर कह दिया कि तुमने मनुष्य के पूर्वज बंदर होते हैं? कोई प्रश्न किया? नहीं किया, क्योंकि वैज्ञानिक बोलता है तो उसके बाद हम चुप हो जाते हैं, और भीतरा वैज्ञानिक बोलता है तो हम कन्नी काट लेते हैं, अरे कहा होगा, ये तो सब पुरानों की बात है। इसीलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे भीतर प्रशंसा, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण होंगे तो शायद हम पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर संवेग दर्शन है। हाँ, नॉन जैन फ्रेंड्स जैन बच्चों का मजाक उड़ाते हैं कि जैनी बाबा तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो उन्हें हम क्या जवाब दें? तो हमने कहा आपको मना कर आ गया, हाँ जैनी कहेंगे, ये तो पक्के जैनी हो गए, जैनी बाबा कहेंगे। जिसको ये सुनकर की फिक्र होती है वो कभी जैनी होने का फख्र नहीं कर सकता। पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है इस जैनिज्म को स्थापित करने के लिए। जो आज वो बता रहे थे राहुल जी, आपने सुना कि जब उनके सामने कहा कि मैं रात में नहीं खाता हूं, तो उन्होंने मान इस चीज के लिए सेवी के डायरेक्टर थे, हाँ सेवी डायरेक्टर, उन्होंने सिर्फ एक बात को सुनकर के जैनिज्म को पढ़ना स्वीकार कर लिया। और हम हैं किसी पार्टी में पहुंच जाए, शादी में पहुंच जाए, हमारे नॉन फ्रेंड्स मान लो ये भी कहते हैं शायद तुम तो नहीं खाते हो, क्योंकि इज्जत के साथ कहते हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी बेइज्जती वहां करा के आते हैं। चलता है, हम 75 काल के जैन हैं, हम 21st सेंचुरी के जैन हैं,
बताओ, आज जर्नलिज्म को स्थापित करने के लिए पूर्वजों के बलिदान को हमने एक छोटी सी बात से तोड़ा ला। अरे तुम नहीं कर पाते थे तो ये मत कहते कि पंचम काल के न्याय हुई। ऐसे में जो कर रहे हैं उनके मुंह पर हमने कितना बड़ा तमाचा मारा है। और कई बार बाहर की छूट जो रखते हो, हम तो ये कहना चाहते हैं तुम्हारे घर में तुमसे कोई गलती हो रही है तो क्या नहीं बोलते घर की बात घर तक रहे? क्या घर की बात घर के बाहर जाने में तुम फख्र महसूस करते हो फिर महसूस करते? बताओ, घर की बात कोई गलत बात है तो बाहर चली जाए तो क्या मानते हो, अच्छा कि बुरा? तो फिर एक बात ध्यान रखना, कोई भी संकल्प लो, बाहर की छूट मत रखना, भले घर में तुम कितना भी करो। तुम बाहर की छूट रख करके जन्नत की लूट कराते, या तो मत कहना कि हम जैन हो। वैसे भी 45 लाख थे जो रह गए थे, वो वही जैन होंगे शायद जो जन्नत लिखने में अपने आप को फिक्र महसूस करते। जब एक बेलगांव जिले में बताया था, जब बेलगांव, इस बार तो अंतिम बार जनगणना होनी है जैनों की, इसमें धर्म के 6 कॉलम में अंतिम कॉलम में जैन धर्म लिखा हुआ है। वहां यदि तुमने फक्र के साथ और गौरव के साथ जैन नहीं लिखा तो मत समझना कि जनगणना के कॉलम से जैन शब्द निकल जाएगा, तुम्हारे जीवन से जन्नत निकल जाएगा। और जनगणना के कॉलम से यदि जैन धर्म निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि तुमने इस जैन गुण को पाने के लिए किसी का एहसान नहीं पाया है, खुद का बलिदान किया है, खुद का कई बार बलिदान किया है, तब जाके तुम्हें जैन गुण नसीब हुआ है। ऐसे में इसकी रक्षा के लिए तुम यदि कुछ नहीं कर पाए तो इतना ही कह देना कि वो सारे लोग जो आज अजैन कुल में पैदा होकर के भी जैनत की रक्षा यदि उनको करने को मिल जाती है तो इतनी गौरव के साथ करते हैं। तो यदि मान लो आपका जीवन 100 साल का हो तो आपके जीवन में कितने राष्ट्रपति हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब एक शख्स जो नॉन जैन था, ध्यान रखना सत्य घटना बताने जा रहा है, एक शख्स नॉन जैन था, उसने जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया तो उसकी माँ ने एक किसी जैन साधु के सामने उसको कहा कि बेटा तू विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है, और जैन साधु से कहा कि इसको कोई बाहर भटक ना जाए, कुछ संकल्प दे दो। तो उन जैन साधु ने उस नॉन जैन बच्चे की होनहार को देख करके 3 संकल्प दिए और उसने बहुत विनय के साथ उनका पालन किया। कुछ संकल्प आजीवन के लिए थे, कुछ एक टेम्परेरी थे, और जब वो उन संकल्पों का निर्दोष पालन करके वहां से लौट करके आया तो वो राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता बना। राष्ट्रपति तो आपके जीवन में यदि 100 साल का हमारा जीवन है तो 20 हो जाएंगे, राष्ट्रपिता तो यूनिक है। जब एक नॉन जैन व्यक्ति के जीवन में भी जैन साधु की संकल्प का प्रभाव उसको राष्ट्रपिता बनने के लिए हो सकता है, फिर तो तुम सब जैन हो। तुम्हें किसी जैन साधु से मिला हुआ कुछ मिल जाए और कुछ चौहाई कर जाए तो तुम राष्ट्रपति भी छोटी बात है, राष्ट्रपिता भी छोटी बात है, परम पिता भी बन सकते। इसलिए अपनी गलती अपने घर तक रहे, घर की बात घर के बाहर ना हो, इतने ध्यान रखना। अंतिम ले लें कि हो गया टाइम? हाँ नहीं लोग टाइम। मेरा सवाल है, क्वेश्चन है, मेरा सवाल है कि मैं किसी भी काम को शुरू तो करता हूँ पर उसको बीच में ही छोड़ने की इच्छा हमें लग जाती है, छोड़ ही देता हूँ। क्या ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो उसे पूर्ण कर सकूँ? एक किसी फिलॉसफर ने बहुत सारे उसकी सफलता के रास्ते, उससे एक असफल व्यक्ति पहुंचा कि मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ पूरे नहीं कर पाता, मुझे भी छोड़ने का मन कर जाता है। तो उससे पूछता है आपकी सफलता का राज क्या है? तो बोले सुनो, प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने सफल होने के लिए बहुत मेहनतें की है, मेहनत की है, सभी माँ राज बता दो, कृपा हो जाएगी मुझे जैसे असफल व्यक्ति पर जीवन में कभी थोड़े बहुत असफल हो जाऊं। बोले अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। बोले कब? ज्यादा प्रश्न नहीं करो। अरे मैंने तो एक ही प्रश्न किया, आप बोले ज्यादा नहीं करो। अभी नहीं। तो कब? कल। कल कब आ जाऊं? कितने प्रश्न पूछते हो? सोचो यदि आपके इतने प्रश्न को पूछने के बाद हम यदि ऐसा करने लग जाए तो क्या हाल होगा?
कितने प्रश्न पूछते हो? भाई बाबा मैंने एक ही तो प्रश्न पूछा। बोल गया ना कल नहीं, हाँ अभी नहीं कल, तो कल कब? कल मतलब कल? वो सोचता है कि दार्शनिक नखरे होते हैं इसके, ठीक। वो सुबह से ही पहुंच गया, हाँ मैं कल आया था आपसे आपकी सफलता का पूछा था, आप बता दो। अभी नहीं, तो कब? कितना प्रश्न पूछता है। अरे बाबा आपने कल कहा, हाँ आज तो कहा था मैं, लेकिन अभी नहीं, तो कब? चलो मेरे साथ। कहाँ? नदी पर। नदी पर सफलता का राज है। मैं नहा के आया हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि नहाए के बाद और खाए के गाल अलग दिखते हैं। नहाए के बाद और खाए के गाल अलग दिखते हैं। आप लोग नहाए हो, खाए भी हो, अलग दिखना चाहिए ना। अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा सा, बस 2 मिनट की बात हो रही है। हाँ तो चिंता मत करो, मैं साथ में चलता हूँ। साथ में गया, नदी आ गई। हाँ आप बता दो। प्रश्न पूछना बंद करोगे क्या? आप भी उत्तर दे दो तो अच्छा है, मैं बंद कर दूंगा। चलो अभी, अब कहाँ नदी आ गई? नदी के अंदर। नदी के अंदर मैं तैरना नहीं आता, मैं साथ में चलता हूँ, चिंता मत करो। नदी के अंदर टखनों तक पानी, फिर घुटने तक पानी, फिर कमर तक पानी, फिर कंधे तक पानी, फिर नाक के नीचे जैसे पानी आ गया। उस प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति के सर पर वो दार्शनिक हाथ रख के उसको नदी के अंदर दबा देता है। वो अंदर सोचता है मैंने किस सर से प्रश्न पूछा, ये सफलता का रास्ता बहुत दूर की बात है। मौत का राज बताने लगे कि गलती तो नहीं हो गया, पूछा होगा क्वेश्चन, कन्फेशन हो गया वो तो। और आगे में जैसे ही पानी के अंदर दबा दिया तो पानी में पेट लूज कर जाते हैं, तो कुछ कर भी सकता, छटपटा रहा है, कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया। आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, और अब उसका शरीर हरा नीला पड़ रहा है, यानी उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जैसी उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके सर से हाथ अलग करता है, छटपटा रोता है और घबराने लगता था। कैसे भाई जान, क्या मैंने दिमाग में गाड़ा था, एक प्रश्न तो पूछा था, क्या बात होगी इसमें, और तमाम तरह की वो सारी बातें पकड़ने लग जाता है जो शायद हम यहाँ से बोल भी नहीं सकते। आप समझ सकते हो? कूल डाउन, क्या कूल डाउन? कूल डाउन को कूल डाउन बोलते हैं। तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए मुझे भी, ले जाओ, काम आएगा। आप लोग लगा ना तुम्हारे साथ प्रश्न रखे हैं, इनका जवाब चाहिए तो टाइम तो लगेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। आप लोग के अच्छे प्रश्न आए हैं, भले आज देना आए हैं, यदि कल मिले तो कल देखेंगे, तो कोई बात नहीं, आप आगे भी दे सकते हैं। इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि आपको अभी जॉय में ही देना पड़ेगा। तो जब उसने कहा कि सुन जाओ, काम आएंगे, हाँ बोलो, पहले अच्छे से पूछो, हाँ बताओ ना, शांत हो जाए, बताओ। ऐसा होता है ना, घर में कुछ हमारी अच्छी चीज मिल रही होती है तो कई बार पेरेंट्स से मतलब ट्रीट करते नहीं करते, हाँ पहले शांत हो जाओ, हाँ बताओ, पहले जो नाक पे जो छोटा नाक है बताओ, ऐसा होता है। सुनो, तुमने कल पूछा था सफलता का राज क्या है, हाँ, तो जब तुम पानी के भीतर थे तुमने सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? अरे ये प्रश्न है क्या? पानी के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो जब तुम पानी के बाहर निकले तुमने सबसे पहले क्या किया? क्योंकि पूछने वाली बात है, जिसकी कमी थी कोई ली, ऑक्सीजन ली, बस यही मेरी सफलता का राज है। मैं जिस चीज को पाने के पीछे पड़ जाता हूँ उसको पाए बगैर मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी होती है। तो सफलता मेरे कदम छूटने का बस कभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो तब तक अक्सर असफल लोग वहां पर धैर्य खो जाते हैं जहाँ पर सफलता 2 कदम आगे उनका इंतजार कर देती है। वो कहने में ऐसा आता है कि हमारी दिमाग उल्टा पानी होता है। अरे मझधार में डूबते तो बात समझ में आती, लेकिन किनारे पे आके डूबने का मतलब है हमने धैर्य जवाब दे दिया, अपने के पेशेंस को बढ़ाया,
Success doesn't mean the absence of failure. It means the attainment of our valuable goals. So what are our valuable goals? That's important. और कोई भी असफलता, कोई भी फेलियर हमारे सिर्फ मार्क्स छीनती है, एक्सपीरियंस नहीं। और कोई भी सक्सेस सिर्फ हमें मार्क्स देती है, एक्सपीरियंस नहीं। तभी आप ही लोग बोलते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ना कि प्रैक्टिस एंड मार्क्स मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? एक्सपीरियंस जितना फेलियर से मिलता है उतना सक्सेस से मिलता है। गुड जजमेंट्स कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम समटाइम बैड जजमेंट। बहुत अच्छा, आप सबने आज का सत्र बहुत अच्छे से मनाया, एंजॉय किया। जस्ट ओपन योरसेल्फ। आपके पहले दिन का नतीजा बहुत अच्छा। कई लोग तो शायद लिखने में चूक गए, इसलिए जो कि